नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात अपनी करेंगे, आपकी, मेरी, हम सब की, देश की अर्थव्यवस्था की, माली हालत की, हमारे सरोकारों की, हमारी परेशानियों की। और ये क्यों? क्योंकि 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, गंभीर आरोप लगाए, यहां तक कह दिया कि सरकार को अर्थव्यवस्था चलानी ही नहीं आती। दरअसल, और यह बताना जरूरी है, मनमोहन सिंह ने 9 मिनट का एक वीडियो संदेश पंजाब की जनता के सामने भेजा, उन्हें भेजा कि क्यों कांग्रेस को वोट करनी चाहिए। तो यहां पर अर्थव्यवस्था पर जब गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके चलाने पर, सरकार पर, यह बात भी ध्यान रखनी होगी, इसमें राजनीतिक संदेश भी था। दरअसल यह राजनीतिक संदेश था, लेकिन अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं। और जब यह कहते हैं मनमोहन सिंह कि सरकार को अर्थव्यवस्था नहीं चलानी आती, तो उन्होंने सबसे पहले अमीर और गरीब के बीच जो खाई रही है, सालों साल उनके राजकाज में भी रही, वो बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, यह आरोप लगाया मनमोहन सिंह ने। और दरअसल इसके आंकड़े भी मौजूद हैं। अभी हाल फिलहाल में आंकड़ा आया कि देश में खरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। और जो 98 सबसे अमीर लोग हैं इस देश में, जितनी संपत्ति उनके पास है, उतनी ही संपत्ति देश में 55.5 करोड़ लोगों के पास है। साथ ही साथ प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पिछले साल 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। आकलन यह भी लगाए जा रहे हैं कि पिछले 2 सालों में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। सरकार जन कल्याणकारी नीतियों को अपना रही है। जो पिछले 2 साल थे वो संकट काल, संक्रमण काल, आफत आपातकाल थे, इस बात को भी नहीं भूला जा सकता। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है, शौचालय बनवा रही है, लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं किसान सम्मान निधि के जरिए। इसके अलावा सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मुहैया करा रही है। इसमें पैसा लगता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन के धन्यवाद प्रस्ताव पर यह कहते भी सुने गए कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के सामने उदाहरण है। 8 से 8.5% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। पिछला जो बीता वित्तीय वर्ष है उसमें 9.5% की विकास दर हुई। जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ तक पिछले महीने की पहुंच गई है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 35.4% का इजाफा करके 7.5 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था में डाले जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर मनमोहन सिंह कहते हैं कि सरकार तो आंकड़ों की जादूगरी करती है, आंकड़े छिपाती है, आंकड़े बताती नहीं, और जो बताती है उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। बेरोजगारी पर चिंता जाहिर की मनमोहन सिंह ने, और बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार दे तो नहीं रही है, यह जरूर बताती है कि 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, लेकिन बेरोजगारी की दर 28-29% तक भी छूती दिखाई दी थी। अब वो दाही के आंकड़े से नीचे तो आ गई है, लेकिन आप ग्राउंड पर जाएं, किसी से बात करें, तो इस बात का गुस्सा, परेशानी, चिंता युवाओं में दिखाई देती है।
कि भाई नौकरियां तो चली गई, तनख्वाहें भी घट गई, नए रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। अब 60 लाख रोजगार देने की बात सरकार कर रही है अगले 5 सालों में, लेकिन सरकार का ही आंकड़ा है 8,92,000 सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। और पूरे देश में देखा जाए, राज्यों को भी जोड़ लिया जाए, तो यह आंकड़ा 60,75,754 है। 60,75,754 पर स्वरोजगार भी सरकार उस ओर दिशा देने की कोशिश कर रही है। स्टार्टअप्स की बात, हजारों की तादाद में अब स्टार्टअप्स हो गए हैं। तो यहां पर किसकी बात पर भरोसा किया जाए? पर जब आम जनता के सामने ये आंकड़े पेश किए जाते हैं कि जी हमने महंगाई दर काबू रखी है, 6% पार नहीं होने दी, अब 6% पार हो गई है जनवरी में, 6.01 खुदरा महंगाई दर, तो आम आदमी कहेगा कि सरसों का तेल 80 रुपए की जगह 200 रुपए दे रहा हूं। पेट्रोल डीजल में अभी तो जो लगी आग थी थोड़ी देर के लिए थम गई है, पर 10 मार्च के बाद फिर बाजार, सोता हुआ बाजार हावी हो जाएगा। 500, 550 या मैं कहूं 594 रुपए का सिलेंडर जो 1 साल पहले था 1000 पार करता दिख रहा है। तो कौन सी महंगाई पर काबू की बात हो रही है? तो पहले सुनिए आज कैसे मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ मनमोहन सिंह ने। 2 बयान। मौजूदा सरकार ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान हैं। देश के अन्नदाता दाने दाने के मुताज हो रहे हैं। देश में समाजिक असमानता बढ़ रही है। लोगों ते कर्जा लगातार बढ़ रहा है, जबकि कमाई घट रही है, जिस नाल अमीर और अमीर हो रहे हैं ਅਤੇ गरीब और गरीब हो रहे हैं। पर ये सरकार ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ करके सब कुछ चंगा दस रही है। तो क्या सब कुछ चंगा है? और यहां पर एक और आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और यहां पर हर गलती और उसमें से कुछ भी कबूल करने के बजाय हर गलती के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी डाल दी जाती है। यह आरोप भी लगाया मनमोहन सिंह ने। उधर समाजवादी पार्टी के मेंटर, मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव ने भी आज करहल में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला कि किसानों की, गरीबों की, दलितों की, युवाओं की कोई परवाह नहीं है सरकार को। सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहे और सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं, यह आरोप लगाया है मनमोहन सिंह ने। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, समझते हैं और परखते हैं, गोपाल अग्रवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भी अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। समाजवादी पार्टी की तरफ से वंदना सिंह एसोचैम से भी जुड़ी रही हैं, अर्थव्यवस्था पर पारखी नजर रखती हैं।
और प्रेम कुमार जैन प्रवक्ता हैं तेलुगु देशम पार्टी के। तो गोपाल बाबू, जो आज आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप मनमोहन सिंह के, ये चुनावी संदेश था, पंजाब की जनता के लिए था, लेकिन यह कहना, एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं दुनिया के मनमोहन सिंह, उनका यह कहना कि सरकार को अर्थव्यवस्था चलानी ही नहीं आती, इसे आप गंभीरता से लेंगे या महज राजनीतिक संदेश मानेंगे? देखिए, आपने संदीप जी पहले ही कह दिया कि ये आरोप है और पॉलिटिकल व्यक्ति के इलेक्शन के टाइम के आरोप हैं, तो वह तो हमें इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। दूसरी बात यह है कि उनको किसी ने लिख के दे दिया और वो पढ़ रहे थे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आज की स्थिति, जिस तरह की अर्थव्यवस्था की स्थिति है पोस्ट पेंडेमिक, 2008 में एक क्राइसिस आई थी देश में, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की, और उसके वक्त मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल में उनके अंदर में थी। उसके बाद जो उन्होंने मेजर्स लिए थे उस क्राइसिस से डील करने के लिए, तो 2013 तक आते हुए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर्स इतने खराब हो गए थे। इन्फ्लेशन 9.5 पड़ गया था, जो था जीडीपी ग्रोथ रेट बुरी तरह गिरती जा रही, कितना गिरी थी? करप्शन कितना गिरी थी जीडीपी? प्लीज नहीं, आंकड़ा बताइए। देखिए, जो एवरेज जो थी, एवरेज उस वक्त जो पूरी अर्थव्यवस्था थी 6-7% के बीच में थी, और वह जिस समय उन्होंने अर्थव्यवस्था को टेकअप किया था 2003-4 के बाद, और 2014 में 4 जो छोड़ा था उसको कंपेयर करिए। कितने पे छोड़ा था? अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी मई 2014 में जब छोड़ा? 2014 में जब उन्होंने छोड़ा वह 7% के करीब थी उनकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी, और जिस समय उन्होंने लिया, और वो आपके समय में कोरोना काल में 3.1 भी आ गई, लगातार 8 तिमाही से गिरते गिरते 6.8 से गिरते गिरते वो 3.1 तक आ गई। तो वह जो क्राइसिस 2008 का था, जिस तरह से क्राइसिस उस समय हैंडल की थी, और 2021 का जो क्राइसिस था कोरोना का, वह 2008 के क्राइसिस से बहुत विकट था। उसके बाद जो मेजर्स लिए, अल्टीमेटली अगर आपको कंपेयर करना है अर्थव्यवस्था को कैसे टैकल किया, तो 2008 के बाद जो एक्शंस लिए मनमोहन सिंह जी ने, उसको 2008 को 2020-21 की क्राइसिस, मैं उसी को कंपेयर करना चाह रहा हूं, उसी को कंपेयर करना चाह रहा हूं गोपाल बाबू। एक मिनट सुनिए, 2008 के बाद भी क्या अर्थव्यवस्था 7 से 10% के बीच में नहीं विकास हो रहा था? और यहां पर 2 काल के संकट, संक्रमण काल से पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, जनवरी से मार्च 2020 4.2% पर, 3.1% पर क्या अर्थव्यवस्था की विकास दर नहीं आ गई थी? कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि आप 2008 से 13 तक जो फॉल हुआ अर्थव्यवस्था का, उसके अनुसार जो उसका फॉल का रिपरकेशन था, जो करप्शन, लीकेजेस और जो सारी स्थिति जो उन्होंने मनमोहन सिंह ने छोड़ी, उसके स्थिति को देखते हुए कंपेयर करना पड़ेगा ना। उसके बाद आज के समय में जिस तरह से आमूलचूल रिफॉर्म्स के परिवर्तन किए गए अर्थव्यवस्था में, चाहे करप्शन को कंट्रोल किया गया, जो एनपीए बैंकों का जिस तरह घोटाला हुआ था, करप्शन, एक जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक स्टेप्स रहते हैं, उनका जो इंपैक्ट होता है एक टाइम लैग के साथ होता है। आज कोई आर्थिक निर्णय लिया जाएगा, उसका इंपैक्ट एकदम कल नहीं आ जाएगा। तो फिर ये गरीब और गरीब क्यों हो रहा है, अमीर क्यों और अमीर हो रहा है? ये तो हो रहा है ना। आप यह स्थिति जब इसकी बात करते हो संदीप जी, तो 2016 में जब हमारी सरकार के टाइम पे आए थे हम 14 में, उसके बाद भी तो जो रिपोर्ट आई थी उसमें कंसंट्रेशन ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, उसने क्या कहा था कि 97% ऑफ अवर वेल्थ जो है कंसंट्रेटेड है, वह गरीब, वह उनकी जो नेटवर्थ है
वह 10,000 रुपए से $10,000 से भी कम है, 7 लाख रुपए से भी कम है। 58% जो हमारी नेशनल वेल्थ है वो 8% लोगों के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। करप्शन, लीकेजेस, तो 7.5 साल में फॉलिंग इकोनॉमी, 7.5 साल में ये खाई तो पाटी जानी चाहिए थी। मैं 2022 की वर्ल्ड, एक मिनट सुनिए ना, मैं 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, एक मिनट सुनिए प्लीज प्लीज, क्योंकि आंकड़े, आपकी बात तो अब इसके बाद 40 मिनट आप बोलते ही रहोगे। अच्छा, मैं 40 मिनट बोलता रहूंगा। फिर आप जब 2020 की क्राइसिस किस तरह की थी, 2020 की क्राइसिस के बाद आज वर्ल्ड बैंक और जो डेवलप इकोनॉमी है उनके रिएक्शन, उनकी स्थिति में देखेंगे तो आज हमारी स्थिति इकोनॉमिक रिकवरी के हिसाब से बेस्ट है। आज भी एक रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट आप देखें ना, आरबीआई की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, ग्लोबली कई बैंक्स ने कहा है कि जिस तरह से पोस्ट पेंडेमिक फिस्कल स्टिमुलस प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आरबीआई की आज रिपोर्ट आई है, पीएलआई के ऊपर भी रिपोर्ट आई है कि 20% हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर इंपैक्ट कम पड़ेगा, इंप्रूव। चलिए, आरबीआई की रिपोर्ट, अब आपने देखिए, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। वैसे मनमोहन सिंह ने यह भी आरोप लगाया सरकार पर, सुनिए ना गोपाल बाबू, अब प्लीज सुनिए। मनमोहन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मैं बोलता कम था और काम ज्यादा करता था। यहां सरकार काम नहीं करती, कुछ भी बोलती बहुत ज्यादा है और आंकड़े छिपा भी लेती है। कुछ आंकड़े आरबीआई के आपने दिए, तो मैं एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के आंकड़े आपके सामने, मुझे रखिए स्क्रीन पर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। भारत में जो टॉप 10% अमीर लोग हैं 2021 में, उन्होंने औसतन 11,65,520 रुपए कमाए और 50% जो गरीब हैं उन्होंने 53,610 रुपए कमाए, 4,500 रुपए प्रति माह से भी कम। और 50% जो गरीब हैं, देश की औसत आय कितनी है, वो 2,04,200। तो क्या यह चिंता का सबब नहीं है? 98 लोगों के पास 55.5 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है इस देश में। तो ये तो चिंता की बात है। अर्थव्यवस्था के ऊपर तो कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ना। मनमोहन सिंह जी के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं थे क्या? हम कहां कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन की इश्यूज हैं, लेकिन जो सरकार उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक पैकेज, फिस्कल स्टिमुलस, बजट है, प्रपोजल्स, वह उसको करेक्ट करने के लिए राइट स्टेप्स ले रही है कि नहीं, यह व्यवस्था को चर्चा करनी। तो राइट स्टेप्स के बावजूद, एक और सवाल, राइट स्टेप्स के बावजूद वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों की सूची है। 2 साल पहले हम 94 नंबर पर थे और पिछले साल हम 101वें नंबर पर आ गए। हमारे तमाम पड़ोसी, उसमें पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, वो भुखमरी के मामले में हमसे बेहतर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान तो डब्बा गोल अर्थव्यवस्था है, भुखमरी के मामले में फिर भी हमसे अच्छे। आप पैरामीटर्स को, आइसोलेटेड इंडिविजुअल पैरामीटर्स को नहीं कर सकते। समस्याएं देश में रहती हैं, अर्थव्यवस्था में समस्याएं रहती हैं, हर वक्त रहेंगी। वो नेहरू जी के टाइम में भी थी, इंदिरा जी के टाइम में भी थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी थी और हमारे टाइम में भी। तो मतलब समस्याएं हैं, आप ये मानते हैं? समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग उसको ठीक करने के लिए राइट स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं, उस समस्याओं को, चैलेंज, चुनौतियों को मीट आउट कर रहे हैं। ठीक है गौरव वल्लभ, आप मुस्कुरा रहे हैं, राजनीतिक संदेश दे रहे थे मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री की तरह थोड़ा बोल रहे थे। वो तो एक नेता की तरह है, एक पंजाबी की तरह पंजाब वासियों से मुखातिब थे कि जी कांग्रेस को वोट कर दो। तो उनके आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाए? संदीप जी, आंकड़े कह रहे हैं कि उनके आरोपों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। 2015-16 में भारत की विकास दर थी जीडीपी में 8%, 16-17 की थी 8.3%, 17-18 की हो गई 7%, 18-19 की हो गई 6%,
और 19-20 जो कोरोना के पूर्व का साल था उसमें रह गई 4%। अब कोरोना को छोड़ दीजिए संदीप जी, 8% वाली जीडीपी ग्रोथ की इकोनॉमी को मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि वो आधे पे आके धड़ाम गिरी, 4% पर आ गई। मैंने सारे कोरोना के पूर्व मोदी जी के आंकड़े दिए। क्यों आज थोक महंगाई दर लगातार 13% पर बनी हुई है? क्यों आज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन लगातार 6% के लगातार आसपास नहीं, मंडरा इस रहा? महीने 6 के मंडरा पार रहा। आई। 6 के इससे आसपास पहले मंडरा- 5.5 थी, 4.91, 4.48। आपके जी, जमाने में मैं- महंगाई दर 9% थी। वो गाने चलने लगे थे पीपली लाइव के। 2010 में अब ये आप- मूवी आई अब थी आप- कि महंगाई अब आप डायन बताओ। खाए जात है। संदीप जी, वो वक्त आप- मत भूलिए। प्रणब मुखर्जी संदीप वित्त जी। मंत्री थे, हर 2 महीने के बाद आकर कहते थे इस बार अब काबू कर लेंगे, अब काबू कर लेंगे। आप भी संदीप गवाह हैं जी, इसके। संदीप जी, मैं तो आंकड़े लेके बैठा हूं। 1 अप्रैल 2014 को सरसों का तेल का भाव था 102 रुपए प्रति लीटर, आज है 214 प्रति लीटर। दूध का भाव था 36 रुपए प्रति लीटर, आज है 48। चावल था 27 रुपए पर किलो, आज है 48। आटा मिलता था 20 रुपए पर किलो, आज है 50 रुपए। अरे तो 7.5 साल भी तो बीत गए, कीमतें तो बढ़ती है ना। अरे संदीप जी, किस आपकी सैलरी या मेरी सैलरी या हम जैसे करोड़ों मिडिल क्लास की सैलरी क्या 7.5 साल में 3 गुना बढ़ी है क्या? सवाल ये है, आपके घर में आपके छोटे भाई की नौकरी की सैलरी, आपके पत्नी की सैलरी क्या 3 गुना बढ़ी है क्या? सवाल ये है कि क्यों 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी में देश कोरोना के पूर्व आया। सवाल यह है कि क्यों आज बेरोजगारी की दर लगातार 7.25% के आसपास बनी हुई है। सवाल यह है कि 29 साल से कम उम्र के पढ़े लिखे लोग 4,27,00,000 लोग युवा नौकरी की तलाश में दर तो दर सारी क्यों नौकरी भटक रहे सरकार हैं? देगी क्या? अरे सारी सरकार नौकरी छोड़ सरकार दीजिए। देगी। अरे संदीप जी, आप मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ कर नहीं पा रहे, सर्विस इंडस्ट्री का बट्टा गोल कर दिया, सरकारी नौकरी खोलते नहीं हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते नहीं हो। आपकी अर्थनीति सिर्फ एक है संदीप जी। आपको जान के आश्चर्य होगा, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हिमालय में रह रहा कोई अज्ञात बाबा चला रहा है। ये तो हालत है, एक बाबा हिमालय में जिसको ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, वो देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज चला रहा है और उस स्टॉक एक्सचेंज में इनके मित्रों की वेल्थ 8 गुना हो जाती है 1 साल में। आपको जान के आश्चर्य होगा, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड अभी परसों देश के सामने आया। वो ऋषि अग्रवाल पैसे नाम का दिए व्यक्ति- किसने थे? यूपीए सरकार में वो लोन दिया गया। ये आप हकीकत एक नहीं चीज है क्या? बताइए, आप एक चीज बताइए संदीप जी, 2019 में उसका फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन होता है। 3 साल तक मोदी जी क्या कर रहे थे उसको लेके? 2018 में पैसे DRT किसने का order दिए? है। वो DRT का- टेली बैंकिंग अरे कौन कर साहब, रहा था? फोन मेरी बैंकिंग कौन बात कर रहा सुनो, था? मेरी बात सुनो, डीआरटी का ऑर्डर था 2018 का कि 15,000 करोड़ इससे वसूल लो, इसकी चल अचल संपत्ति बेच के वसूल लो। मोदी जी चुप। ये रिश्ता क्या है उनका ऋषि अग्रवाल और एबीजी शिपयार्ड से? वो ऋषि अग्रवाल कहां बैठा है? दुनिया देश का सबसे बड़ा फ्रॉड करके $5 ट्रिलियन का बैंकिंग फ्रॉड हो गया पिछले 7 सालों में। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की थी और $5 ट्रिलियन रुपए का धोखाधड़ी हो गई आपके देश वक्त के लोगों एनपीएस के कितने साथ। बड़े थे? 18 लाख मेरे करोड़ से पास- कितने गए थे मेरे वो? पास उसका भी आंकड़ा है। कितने संदीप गए जी, थे बताइए ना। बता रहा हूं ना, पिछले 7 साल में 24 लाख करोड़ के एनपीए बढ़े हैं देश में। जबकि अगर हम यूपीए 2 और यूपीए 1 के 7 सालों से उसका कंपैरिजन करें तो वो मात्र 6 या 7 लाख करोड़ के आसपास थे। बट्टे खाते डाले जा रहे, लोन 8 लाख करोड़ के लोन पब्लिक सेक्टर बैंक ने बट्टे खाते में डाल दिए। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी देश में तो उन 7 सालों में मात्र 80-85 हजार करोड़ के लोन बट्टे खाते में डाले गए। लोन बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं, 25 गुना बढ़ा। 2G, 3G, 4G, जीजा जी, वो घोटाले किसके वक्त हुए थे? मुझे ये बताइए, ये दुरप्पा, ये धामी, ये हिमाचल, और मैं आपको कहता हूं कि जिस तब दिन ये मनमोहन सत्ता से सिंह जाएंगे ना, मनमोहन सिंह हो गए ये थे, मौन रहने संदीप लगे जी, थे। आज वो जिस सरकार की दिन- गलतियां निकाल रहे हैं। संदीप जी, जिस दिन ये सत्ता से जाएंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी आदमी जेल के बाहर नहीं होगा। इतने घोटाले कर रही है, ना तो जांच करवाते। आपको आश्चर्य हो रहा है संदीप जी, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसकी मार्केट कैप है 303 लाख करोड़, उसको बाबा चला रहे हैं। और वो बाबा कौन है किसी को नहीं पता।
सरकार को भी नहीं पता। उसके बाबा के कहने से 5 करोड़ रुपए की नौकरी लग जाती उस एक्सचेंज में। आप वो बाबा नौकरी की जिसको बात कर चाहता रहे उसको हैं, डायरेक्टर नौकरी बना से देते। थोड़ा विषयांतर हो गए थे। सारी नौकरियां सरकार देगी। 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन नहीं दिया सरकार ने। स्वरोजगार भी तो होगा लोगों में, वो एनिमल स्पिरिट, वो एंटरप्रेन्योरशिप भी तो जगानी है सरकार की जिम्मेदारी, या किसी और की है? संदीप जी, मैं तो आंकड़ों के साथ, सीएमआई का आंकड़ा मेरे सामने खुला हुआ है। 4 करोड़ 27 लाख युवा 29 साल से कम पढ़े लिखे ग्रेजुएट आज देश में नौकरी तलाश रहे हैं। वो एनिमल स्पिरिट उनमें क्यों नहीं जग रही? ये सब एक कागजी बातें हैं संदीप जी। आप अभी बाहर चले जाओ आपके स्टूडियो के, मैं अपने घर के बाहर चले जाऊं, हर दूसरा युवा आपको नौकरी ढूंढता हुआ मिलेगा। इंजीनियरिंग किया हुआ, एमबीए किया हुआ ग्रेजुएट युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी नहीं, सर्विस सेक्टर जिसकी 7 लाख नौकरी सृजित तो करेगी सरकार। वो कहां हुई? मुझे करेगी अगले 5 साल में। वही तो मैं कह रहा हूं, पिछले 7 साल में कितनी करी? 13 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई पिछले 7 सालों में। उसका हिसाब दो पहले, आगे क्या करोगे? ये अमृतकाल की बातें मत करो। जो पिछले 7 साल विष काल चला है, उस विष काल में क्या क्या लोगों ने विष का दंश झेला है, उसका ब्यौरा दीजिए। ठीक है अजय आलोक, जब मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए या नहीं? नहीं, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले पूर्व नामित प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनकी बात को बिल्कुल गंभीरता से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो जब जब बोले हैं वो तभी बोले हैं जब उनको बोलने कहा गया है। नहीं तो अपने से तो कभी बोले नहीं। अपने से सिर्फ एक बार वो बोले जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें फ्री चार्ज दिया था और ये देश की दशा दिशा उन्होंने बदल दी थी। उसका क्रेडिट देंगे? गंभीरता से बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि ये शब्द बोल किसके हैं पूरी मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा। मैं तो शुरू कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूं। हाँ, इतिहास का थोड़ा ज्ञान है मुझे। तो गौरव जी लोग को बताता हूं कि मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बनाने वाले गौरव वल्लभ जी एक भैया थे सबसे पहले, और वो भैया का नाम था एल.एन. मिश्रा, जिन्होंने 67 से लेकर 69 तक मनमोहन सिंह को एडवाइजर रखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस में। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में पहली एंट्री थी। उसके बाद से नेहरूवादी और इंदिरावादी सोशियोलॉजिकल इकोनॉमी के आर्किटेक्ट, जिसको कहूंगा मुख्य शिल्पकार, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक परिवार के हिसाब से चलाया, जिसमें लाइसेंस राज प्रमुख था, जो वो कभी नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे करवाया गया। उन्होंने किया शिरोधार्यमान के आज्ञा को। आरबीआई के गवर्नर बने के दौरान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडवाइजर के दौरान, प्लानिंग कमीशन के मेंबर के दौरान। लेकिन आई नरसिम्हा राव जी की बारी। ये जो आप जितना डेफिसिट कर रहे थे, कंट्री तो इकोनॉमिक क्राइसिस में चली गई थी। किसकी देन थी? चंद्रशेखर सरकार की देन थी कि ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोशियोलॉजिकल इकोनॉमी की देन थी। उसको बदला मनमोहन सिंह ने, जब मनमोहन सिंह को खुलेआम हाथ दिया गया काम करने के लिए। लाइसेंसी राज को 2 महीने के अंदर खत्म कर दिया, देश की इकोनॉमी बदल दी। और उसके बाद से आज तक कोई सरकार हो, सपरंग सरकार भी रहे, चाहे यूपीए रहे चाहे एनडीए रहे, देश की इकोनॉमी बढ़ती ही रही। फिर इसी अब तो घट रही है 2012 अजय, उसी पर तो सवाल उठ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था गोता खा रही है। सरकार को, इस सरकार को अर्थव्यवस्था चलानी ही नहीं आती, यही तो आरोप है। मैं उसी पे आ रहा हूं। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं गौरव वल्लभ जी को बोल रहा हूं ना, याद दिला रहा हूं इतिहास बस। टाइम मैगजीन सुनते हैं आजकल, कांग्रेसी चिल्लाने लगते हैं टाइम मैगजीन में छप गया, टाइम मैगजीन में छप गया। 2012 जुलाई टाइम मैगजीन में छपा कि मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उनमें इनिशिएटिव नहीं है रिफॉर्म्स को आगे करने के लिए, इसलिए इंडिया इकोनॉमिक्स पीछे बैकवर्ड ट्रैक में जा रही है। तब तो टाइम मैगजीन के बारे में कुछ नहीं कहा इन लोगों ने। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे गोली देने लगे। नहीं, 8% पे अर्थव्यवस्था सौंपी थी, 8% की विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था सौंपी थी एनडीए सरकार को कि नहीं? देखिए 1 मिनट, मैं कह रहा हूं और घोटाला, मैं अभी खत्म कर लूं फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा घोटाला 1993 हर्षद मेहता कांड, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा स्कैम उस इंडिया में जो रिकवर कर रहा था, $1.8 बिलियन सिक्योरिटी स्कैम हुआ था। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में ऑफर किया था कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, नरसिम्हा राव जी ने मना किया। क्यों?
क्योंकि नरसिम्हा राव जी को भी सूटकेस पहुंचते थे, ये तो खुला खुला पता है सबको। इतिहास का पाठ पूरा हो गया। एक डॉक्टर अजय आलोक, आज आप प्रोफेसर अजय आलोक इतिहास का पाठ ऑफ पूरा हो हिस्ट्री गया। हो गए ना। अरे अब वर्तमान की बात कीजिए। अब इतिहास पूरा हो गया, अब वर्तमान में आते हैं। हाँ, वर्तमान में आ जाइए। अब वर्तमान में आते हैं। अब वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में पिछले 2 वर्षों में पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की इकोनॉमी हिल गई। तब भी आज वर्ल्ड बैंक से लेके सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांगेस्ट रहेगी अमंग ऑल कंट्रीज। क्यों? हमारे पास जितने रिफॉर्म्स हुए, जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ, हमने जितना एक वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। अब बार-बार 1 मिनट अजय, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, उसमें नोटबंदी 8 नवंबर 2016, इन्हीं मनमोहन सिंह ने चुप्पी तोड़ी थी और कहा था ये बहुत ही गलत फैसला है, 1.5 से 2% ये अर्थव्यवस्था गोता खाएगी। वो खाया, 4.2% पर आ गई। मार्च 2020 वित्तीय वर्ष 19-20 आखिरी तिमाही जो थी उसकी, उसमें 3.1% ये मनमोहन सिंह ने ही रेड फ्लैग किया था। और तब कहा गया अरे ये हार्वर्ड वाले क्या जाने, हम हार्डवर्किंग लोग हैं। अभी कितनी है बताइए ना। अभी कितनी है? 9.5% पिछले साल ना। हाँ, जब आप मुझे 1 साल पहले का 3, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं ना। और वो किस लिए, एक मिनट आपको गणित समझा देता हूं, क्योंकि आप राजनीतिक बयान देकर और ये कहकर कि आप इकोनॉमिस्ट नहीं है। अब थोड़ा सा 1 मिनट शांति कीजिएगा। दर्शकों देखिए, समझने की जरूरत है। आपके पास 100 रुपए हैं, फर्ज कीजिए, अर्थव्यवस्था गोता खाई 23.9%, फिर वो 10%, 9%, फर्ज कीजिए 12% का गोता खा लिया या 10% का ही गोता खा लिया, तो वो हो जाएगी 91 रुपए। और 91 रुपए पर वो फिर गोता खाए 8-9% का, वो हो जाएगी 84 रुपए के करीब। और वहां आप कहिए कि जी 8% बढ़ गई, तो वो 91 रुपए भी नहीं पहुंच रही, वो 90 रुपए पर अटक जाएगी। अभी हम 2019 के लेवल पर भी नहीं आए। अजय आलोक, थोड़ी इकोनॉमिक्स मेरे को समझानी जरूरी हो गई इस वक्त जी। अब बताइए। बिल्कुल ऐसी सरल शब्दों में इकोनॉमिक्स, ऐसी सरल शब्दों में जनता को इकोनॉमिक्स समझाइएगा, तभी लोग समझेंगे। नहीं तो ये जितने आंकड़े गौरव वल्लभ जी और बाकी लोग दे रहे हैं उससे समझ में नहीं आता है। बिल्कुल 91 में पहुंच गई ना। अब मैं यही कह रहा हूं कि कोरोना काल एपिडेमिक से अब हम लोग निकले हैं बाहर। अब जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इस 91 को 110 होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। 1 साल से ज्यादा का ये बात तो मैं कहूंगा, 40% की विकास दर चाहिएगी 110 आने के लिए। एक मिनट, 9 to 10% ग्रोथ वॉल्यूम लेने के लिए हमें 1 से 2 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। देश तो अभी खुलना शुरू हुआ पिछले 2 महीने से। थर्ड वेव के बाद जितनी तेजी से प्रोग्रेस हमने की, आप इतनी तेजी से की, मैं बिहार की बात कर लेता हूं, क्योंकि हम गरीब होता जा रहा है। 1 मिनट अजय, और अमीर होता जा रहा है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, किसी देश विरोधी संस्था, किसी देश विरोधी ताकत का रिसर्च नहीं है। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पहली बार निकाला, यह सूचकांक 51.91% बिहार की जनता गरीबी रेखा के नीचे है। 10 पैमानों पर कसौटी कसी गई। ठीक है ना। इस नीति आयोग की जो कसौटी कसी गई है उस पे बकायदा, हाँ बिल्कुल ठीक है। और इस नीति आयोग पे, इसी कसौटी पे हमने डिटेल उनको एक जवाब भी लिखा है, जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि सारे राज्यों को एक ही पैमाने पे, 10 पैमाने पे तौल देना, ये कहां से अक्लमंदी है? जरा मुझे आप ये बताइए कि नल जल योजना बिहार शुरू करता है 2016 में और देश शुरू करता है 2020 में, और बाकी राज्य 2020 से अनुसरण करते हैं। लेकिन 4 वर्ष पहले से हम कर रहे थे। नल जल योजना आपके कसौटी पे नहीं है। बिहार में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, एक गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हम 2017 में कंप्लीट कर चुके थे। देश ने कंप्लीट किया 2019 में। ये आपकी कसौटी पे नहीं है। बिहार में रोड्स हर साल लगभग 2,500 सरकार गलत आंकड़े दे रही है। बहुत मुश्किल 2 से 3 राज्य हैं। सरकार गलत आंकड़े दे रही है। नहीं, ये उनकी कसौटी पे नहीं है। सरकार गलत आंकड़े दे रही है। एक और आंकड़ा सरकार ने माना, सरकार ने संसद में माना पिछले साल 8,92,000 केंद्र सरकार में
पद रिक्त हैं। बेरोजगारी एक समस्या है क्या? पिछले साल, बल्कि पिछले से पिछला साल हो गया, बिहार के चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था। बिल्कुल, बेरोजगारी आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, बेरोजगारी आपने से ये कौन बात पीछे मानी भाग सकता है? कि बेरोजगारी ये सब एक बड़ा सरकारों के लिए मुद्दा है, चैलेंज पर वंदना सिंह, और आप तो एसोचैम से भी जुड़ी रही हैं, सरकार सीमित संसाधनों के बीच एक संक्रमण काल में ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनकी एलोकेशन जरूरत के हिसाब से ही तो करनी होगी। संदीप जी, आपने एसोचैम का नाम लिया तो मैं थोड़ा इस विषय से हट के बोलना चाहती हूँ। हम लोगों ने सबकी तो गिनाए, आज के जो घोटाले हैं वो 22,000 करोड़, 25,000 करोड़, मतलब कोई छोटा मोटा घोटाला तो है ही नहीं है। और अभी हमारे दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह की सरकार में इतने घोटाले हुए। 2016-17 में विजय माल्या को हम लोगों ने सबसे निकम्मा, चोर, क्या क्या, किस किस उपाधि से नहीं नवाजा। उस आदमी ने 4,000 करोड़ लिए थे और 6,000 करोड़ वो सरकार को दे रहा था। उस वक्त हमने एसोचैम से ही अपने सेक्रेटरी जनरल से इशू कराया था स्टेटमेंट कि बैंक्स को इनसे सेटल कर लेना चाहिए। एसबीआई की उस वक्त के चेयरपर्सन ने कहा हम सेटल करना चाहते थे, ये सरकार हमें सेटल नहीं करने दे रही है। तो अब आप ये बताएं, ऐसा क्या था कि जो 4,000 करोड़ को इतना बड़ा इशू बनाया और अब जो है इस पे सरकार मुंह छुड़ाती फिर रही है? तो इनके दोहरे मापदंड होते हैं। दूसरी चीज, इनकम जो है आज की तारीख में आप देखिए 20 लोगों की जो है 53% नीचे आ गई है। अब ये कह रहे हैं खाने दूंगा नहीं खाने दूंगा। एक उसका उदाहरण मैं आपको और दे दूं, छोटा सा, बहुत समय नहीं लूंगी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जरा नायाब उदाहरण सुन लीजिए आप इन सालों में। 2011-21 में दिल्ली के ग्रीन पार्क में बीजेपी ने के एमसीडी का बनाया हुआ मल्टी लेवल पार्किंग वो केविन कर जाता है 25 नवंबर 2020 में, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया था। अब ये सबसे बड़ा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नायाब उदाहरण था। वाराणसी के फ्लाईओवर की आप बात कर लीजिए, वो किसने बनवाया था, कितने दिन चला? जुलाई 2018 में जिस दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया गया था, 2 महीने के अंदर उसमें क्रैक्स आ गए। वो किसके समय में हुआ? मध्य प्रदेश में सितंबर 2018 में शिवपुरी में कुनो नदी पर बना हुआ पुल उद्घाटन के 3 महीने के अंदर गिर गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको मैं बैठ के अगर गिनाने लगूं तो सारे उदाहरण तो बहुत सारे और भी हैं जिनको मैं गिनाने लगूं तो पूरी शाम बीत जाएगी। वंदना, वही मेरा सवाल है इनसे कि ये अपनी नहीं तो क्या सड़कों का जाल नहीं फैला है? क्या पूर्वांचल में यही कहना चाहती हूं एक्सप्रेसवे नहीं बना? क्या जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव नहीं रख दी गई है? क्या अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना रही है सरकार? हवाई अड्डे की नींव, मुझे एविएशन का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं एविएशन एक्सपर्ट भी रह चुकी हूं और मैंने ईयू के साथ काम किया जहां पे सिविल एविएशन ऑफ इंडिया जो थी, अथॉरिटी जो थी, वो बेनिफिशियरी थी। अब आ जाते हैं एयरपोर्ट्स पे। ऐसी कौन सी इनकी मजबूरी है कि 6-7 एयरपोर्ट इकट्ठे अडानी साहब को दे दिए गए, जिनको कोई भी इस मामले में उनको कोई भी नॉलेज, कोई भी इनको नहीं थी कंपनी को। आप हमारे टैक्स के पैसे उन एयरपोर्ट्स में डाल रहे हैं और कुछ दिन बाद उसको आप फिर प्राइवेटाइज कर देंगे। जेवर के एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है, जिसका कि उद्घाटन हो रहा है, वो लग रहा था जैसे भाजपा की चुनावी रैली। ना वहां पे सीईओ को कोई एक शब्द का धन्यवाद दिया गया, ना ही स्विस एयरपोर्ट को एक शब्द का धन्यवाद दिया, ना ही सीईओ से उसकी लिस्ट मांगी गई। तो ये तो हर चीज में इनकी जुमलेबाजी होती है, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, चाशनी लपेट देना। तो एफडीआई इतना क्यों बढ़ रहा है? स्टार्टअप इतनी तादाद में मशरूम कैसे कर रहे हैं? या चुनावी मौसम है, आपको भी राजनीतिक आरोप लगाने हैं? सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है संदीप जी, ये वास्तविकता है आज। तो आप वास्तविकता बयां कर रही हैं। प्रेम कुमार जैन, एक सेकंड, प्रेम कुमार जैन, ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है या हकीकत बयां की जा रही है? जब बात गरीब और गरीब होने की हो, अमीर और अमीर होने की हो, बेरोजगारी का सवाल उठाया जा रहा हो, महंगाई का सवाल उठाया जा रहा हो, क्या ये हकीकत है या राजनीतिक बयानबाजी है?
संदीप जी, बहुत धैर्य के साथ मैं बाकी सभी प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो बेहद झूठी पार्टी है। हर आंकड़ों को अपने हिसाब से घुमा के फिरा के उसको पेश करना उनकी आदत बन चुकी है। सभी को मालूम है कि अडानी और मोदी जी का उदय लगभग एक साथ हुआ। पिछले 5 साल में अडानी की संपत्ति 19 गुना बढ़ गई और आज अंबानी की नेटवर्थ प्रतिदिन 165 करोड़ रोज की बढ़ जाती है। जिस देश में जहां इतना बड़ा डिफरेंस एक सामान्य जनता में और कुछ पूंजीपतियों के अंदर हो, तो उस देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ना स्वाभाविक है। 1% अमीरों के पास इस देश की 22% संपत्ति है। 10% अमीरों के पास 57% संपत्ति है देश की। यही मैं कह रहा हूं संदीप जी, आपकी बात कोई कि जिस देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से हो। जी, बात जारी रखिए। हाँ जी, जिस देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से 7 साल के अंदर बिगाड़ दिया गया हो, उस देश में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी? आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि एक झूठी पार्टी के बारे में कि आंध्र प्रदेश के अंदर जब माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब मुख्यमंत्री थे, इन्हीं प्रधानमंत्री ने आके कहा गया था कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, वो भी तिरुपति के मंदिर के, जिसके अंदर तिरुपति का मंदिर है, तिरुपति के अंदर। और जिस समय ये आधारशिला राजधानी की रखी गई थी अमरावती की, उस समय भी मोदी साहब ने कहा था कि हम हर संभव आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी देंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात पूरी नहीं करी, जिसके लिए मुझे फख्र है कि हमारी तेलुगु राष्ट्रीय पार्टी ने अपनी पार्टी का बलिदान दे दिया, लेकिन उनके साथ अपनी पार्टी का संबंध नहीं रखा। जिस तरह की ये पार्टी है झूठी, कल देखिए जिस तरीके से ये एनएससी की बात आई है, आज गवर्नमेंट कह रही है कि जिस आईपी एड्रेस पे वो भेजा जाता है वो आईपी एड्रेस ही नहीं मिल रहा। अरे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में भारत की छिछलेदारी हो रही है कि हम एक आईपी एड्रेस को नहीं ढूंढ सकते। इस व्यवस्था में हम क्या सोच सकते हैं? ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं गोपाल अग्रवाल। ये आरोप आ रहे हैं उस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से जिस पार्टी के अध्यक्ष कभी एनडीए के संयोजक थे। देखिए संदीप जी, आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होता। एनएससी की ये बात कर रहे थे, गौरव वल्लभ जी ने भी कहा, ये कब किस समय पे ये इनको इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे? 2011 से 13-14 की बात है, जब ये सारे इंस्ट्रक्शन थे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन था ये पूरी तरह से, अरे अब वो कौन सी गुफा में छिपे हैं हिमालय में? इस सवाल का जवाब तो देश को पता होना चाहिए ना। कोई नहीं छुपे संदीप जी, वो नॉर्थ ब्लॉक के रूम में बैठे हुए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। चलिए आखिरी सवाल 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जो ये अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो आपका जो मूल मंत्र है सरकार का, सबका साथ सबका विकास, इन दोनों में एक विरोधाभास दिखता है गोपाल बाबू। 20 सेकंड प्लीज। देखिए सबसे बड़ी बात है जन कल्याणकारी योजनाओं को लीकेजेस को प्रूफ करप्शन के बिना लाभार्थी तक पहुंचाना। यह इस देश में नहीं हुआ, इसके कारण ये सारा हुआ। 2014 से जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनधन अकाउंट के द्वारा किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ये बातें तो मैंने बता दी, पर फिर भी खाई क्यों चौड़ी हो रही है? क्या ये देश के लिए एक चिंता का सबब है? ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये सिर्फ सरकार का मसला नहीं है, ये देश का मसला भी है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, अच्छे दिन के सपने साकार करने हैं, तो ये खाई पाटनी होगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।